नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नीरज पांडे की किताब भारतीय इतिहास के सेकंड एडिशन का। पहले इसका जो पुराना वाला एडिशन आता था, इसमें क्या बदलाव किया गया है, कौन से टॉपिक्स नए जोड़े गए हैं या कौन सी जो बातें हैं वो नई ऐड की गई हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि किन एग्जाम्स के लिए ये किताब इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये दोनों किताबें हैं। लेफ्ट साइड में मेरे पास इसका ओल्ड एडिशन है, राइट साइड में इसका सेकंड एडिशन है, न्यू एडिशन यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस किताब में क्या क्या दिया गया है, साथ ही पुरानी किताब से कितना अपडेट किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी अंतर नज़र नहीं आएगा। प्राचीन भारत में वही टॉपिक है, मध्यकालीन में वही टॉपिक है, आधुनिक भारत में वही टॉपिक है। परिशिष्ट में आपको यहाँ मुस्लिम लीग दिखेगा, लेकिन वो भी आपको पुरानी किताब में मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन हुए थे उनकी जानकारी थी, बस यहाँ पर परिशिष्ट में उसके हेडिंग नहीं दी गई थी। तो विषय सूची में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि आप इनके पेज संख्या देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ मैटर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। और वो मैटर कितना है, लगभग आप मान सकते हैं 50-55 पेज का मैटर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। जैसे प्राचीन भारत 296 पेज का मैटर था, अभी ये 326 का कर दिया गया है। मध्यकालीन में अंदर भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन है कुछ अपडेट। जैसे पहले 186 पेज का मैटर था, अभी 197 का कर दिया है। और ऐसे ही आधुनिक में 202 पेज का मैटर था और वो अभी 217 का कर दिया है। 84 पेज का इसका परिशिष्ट में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन, मुस्लिम लीग वगैरह, ये राष्ट्रवादी नेता, गवर्नर जनरल, वायसराय, ब्रिटिश दरबार, ये दिए गए थे। तो टॉपिक्स वही हैं जो कि पहले वाली किताब में थे। उसके अंदर कुछ अपडेट हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो पीछे एमआरपी तो इसमें 950 लिख रखा है, लेकिन ये 380 रुपये के आसपास बुक मिल जाती है। और दिव्य दृष्टि प्रकाशन की ओर से ये किताब आती है। लेखक का परिचय यहाँ पर दिया गया है। पेज संख्या की बात करें तो 824 पेज का मैटर इसके अंदर दिया गया है। पहले की तुलना में, पहले लगभग 750 के करीब पेज थे, तो लगभग 54-55 पेज इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। तो द्वितीय संस्करण यहाँ पर लिखा गया है। विषय सूची मैंने आपको दिखाई दी। पेपर क्वालिटी जो इसकी है, अब की बार आपको डिक्रीजिंग दिखेगी पहले की तुलना में। जैसे आप यहाँ पर आपको साफ अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही ब्राइट पेपर था और अब की बार ये थोड़ा सा रफ टाइप का पेपर है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले दिनों में पेपर की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कागज़ की कीमतें बढ़ने के कारण प्राइसिंग पिछले वाले के लगभग रखने के लिए इन्होंने इस प्रकार का पेपर इस्तेमाल किया होगा। लेकिन प्रिंटिंग अच्छी है तो पढ़ने में वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। ये किताब, इसका रिव्यू मैंने पहले भी किया था और जैसे टीजीटी पीजीटी वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छी किताब रहती है ये, और क्योंकि तीनों ही कालखंड में जो भी ज़रूरी बातें हैं, जो भी ज़रूरी फैक्ट हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल किए हुए रहते हैं। अब इसमें क्या कुछ ऐड कर दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तो यहाँ पर कुछ कुछ हर टॉपिक में आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट दिखाएगा और कई टॉपिक ऐसे भी हैं जिसमें आपको अपडेट नहीं भी दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको ये जो एक पैराग्राफ है, कुछ जो कोटेशंस हैं वो अलग दे दिए। भौगोलिक विशेषताएं पहले नहीं थी, ये यहाँ पर अलग से दे दी गई हैं। इसके अलावा ये जो इसका पहला टॉपिक है, इसमें आप देखेंगे लास्ट में ये जो किताबें दे रखी, तो यहाँ पर ये सीयू की रामायण, कुमार संभव और चार वेद, इसका जो अनुवाद वगैरह है, ये बातें एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। ये पूरा ही टॉपिक, ये देखिए, मैक्स मुलर, विंसेंट स्मिथ, डी.आर. भंडारकर, काशी प्रकाश जायसवाल, ये जो जितने भी ये इतिहासकार हैं, इनके बारे में जो विवरण है वो पहले नहीं थे, तो यहाँ पर इन्होंने ये ऐड किया है। तो इसी प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में कोई विशेष मुझे देखो, एक तो 800 पेज की किताब का एक एक पॉइंट तो चेक करना बहुत मुश्किल है, संभव भी नहीं है और इतना समय भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज मुझे नहीं लगा दूसरे टॉपिक में। यहाँ पर ये जो तीसरा टॉपिक है, ऐतिहासिक स्रोत, यहाँ पर देखिए, ये देखिए पहले भी था विवरण, और आपको कल्पसूत्र में यहाँ पर व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष में अलग अलग ही विवरण दिया गया था कि किसको वेदों की नाक कहा जाता है, किसको हाथ कहा जाता है, ये इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है। एक पहले ये जो सारणी कई स्थानों पर बनाते थे, तो सारणी की बजाय इन्होंने सीधे लिखी हैं बहुत सारी बातें। एक अंतर ये है कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डार्क फॉन्ट में पहले थे, लेकिन अभी ज़्यादा कर दिए हैं। यानी पहले यदि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं पर डार्क फॉन्ट में थे, तो अभी 10 कर दिए, 15 कर दिए, यानी ज़्यादा फॉन्ट्स को हाईलाइट किया गया है, जो भी जरूरी फैक्ट्स हैं उनको। फिर इसके बाद में देखिए, यहाँ पर महाकाव्य काल में काफ़ी कुछ ऐड किया गया है। रामायण महाभारत में बहुत सारा मैटर इसके अंदर ऐड किया गया है, और ये देखिए ये पूरा ही मैटर ऐड किया गया है। तो रामायण भारत, ये जो दोनों महाकाव्य हैं, इसमें काफ़ी कुछ मैटर ऐड था। पुराणों के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने देखी नई ऐड कर दी है इन्होंने।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक में इसी प्रकार की बात है। जैसे मध्यकाल में आपको देखेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि कहाँ ऐड किया है, उसमें बहुत कम जानकारी वहाँ पर आपको ऐड की गई मिलेगी। जबकि इसमें आपको प्राचीन काल के कई टॉपिक्स में, कई में नहीं है लेकिन कई टॉपिक्स में आपको बहुत सारी जानकारी ऐड की हुई मिलेगी। जहाँ पर ये विदेशी यात्रियों के विवरण में मैगजीन्स का थोड़ा सा विवरण ऐड इन्होंने किया है। तो ये मेरा दिखाने का तात्पर्य ये है कि प्राचीन भारत के कई टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि ठीक ठाक मैटर इन्होंने ऐड किया है। वैसे तो देखिए पहले ही 850 पेज की किताब थी, तो लगभग तो इनका लिखा हुआ ही था, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की संभावना तो थी भी नहीं। यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों में यदि आप अभिलेखों को देखेंगे तो कई सारे अभिलेख इन्होंने नए ऐड किए हुए हैं, जैसे मथुरा, उदयगिरी, सांची, मनकुंवर का, करमदंडा का, कहोम का जैन स्तंभ, ये कई सारे अभिलेख इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे ऐड कर दिए हैं। इसी प्रकार ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो नगर नियोजन पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको मकानों के बारे में थोड़ा सा विवरण यहाँ पर 2-4 लाइन एक्स्ट्रा ऐड की गई है। वृद्ध स्नानागार में लास्ट में लोथल वाला एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है। श्रमिक आवास में कुछ जानकारी ऐड की है। कारखाने का नया टॉपिक है। अग्निकुंड में 1-2 लाइन ऐड कर दी गई हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत में आपको कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ जानकारियाँ ऐड की हुई मिल जाती हैं। बाकी इनका लगभग वही मैटर है जो पहले वाला था, कुछ जानकारियाँ इसके अंदर ऐड की गई हैं। इसी प्रकार से आप इनका मैं कुछ टॉपिक्स आपको दिखाता चलता हूँ। मध्यकाल में आपको देखेंगे तो मध्यकाल में आपको बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं मिलेगा मैटर, क्योंकि मध्यकाल में पहले से इसमें काफ़ी मैटर था, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं है। कुछ टॉपिक्स जैसे यहाँ पर तुगलक वंश में मैंने इसमें चेक कर रहा था मैं तुगलक में, तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक वाले में कुछ एक जानकारियाँ देखिए। यहाँ पर उसका जो शुरुआत में परिचय है उसमें कुछ उसकी उपाधियों वगैरह के बारे में थोड़ी लाइन ऐड कर दी गई हैं। बाकी इनका जो अभियान वगैरह थे ये सारी पहले से ही इतनी जानकारियाँ थी और लगभग वही जानकारियाँ अभी भी हैं। इसी प्रकार से आप यदि मुगल काल को देखेंगे तो मुगल काल में भी आपको कोई बहुत बड़ा अंतर नज़र नहीं आएगा। जैसे आप बाबर के बारे में पढ़ेंगे तो कोई विशेष अंतर नहीं है, हुमायूं में कोई विशेष अंतर नहीं है। शुरुआत में जहाँ पर आप उसके बारे में शुरुआत होती है टॉपिक की मुगल काल की, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ आप देखेंगे कि आपको एक पेज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर ऐड किया हुआ मिल जाता है। अकबर में आपको 1-2 पेज का एक्स्ट्रा मैटर ऐड किया हुआ मिल जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे ये पहले आपने देखा होगा यही विवरण दिया हुआ रहता था, ये जानकारियाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, जिसके देखिए फ़ॉन्ट भी इन्होंने थोड़े से बड़े रह गए हैं, तो ये जानकारी थोड़ी सी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड की गई है। फिर बाबर के बारे में कोई यही विवरण पहले था, यही अभी है। हुमायूं का जहाँ परिचय है तो यहाँ 5-4 लाइन इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं। ये कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो कि बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया मध्यकाल में कोई विशेष अंतर है भी नहीं। अकबर के काल में आप देखेंगे तो आपको ये देखिए उस समय के जो अलग अलग प्रांतों में जो शासक हैं कौन कौन से हैं उसके बारे में, वहाँ पर किसको मुगल सेनापति बनाया, ये एक इन्होंने सारणी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। फिर यहाँ पर आपको ये जो कुछ एक कथन है इतिहासकारों के, वो थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। तो ऐसी जानकारियाँ यहाँ पर आपको देखिए, आप मेजरनामा में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी 2-5 लाइन की, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि मुगल काल में कोई 2-3%, 4% मैटर ही एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं, और कई जो बादशाह हैं उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा अपडेट है भी नहीं बिल्कुल भी। जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा धार्मिक नीति में अनारकली के मैं 4 लाइन और ऐड कर दी। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कोई बड़ा चेंज कर दिया गया है और कोई बहुत ज़्यादा आपको उतावला होना है कि हम पुरानी किताब को त्याग कर नई किताब खरीद लें। हाँ, नए जो खरीदने वाले हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये बेहतर बात हुई है कि इन्होंने नया मैटर ऐड कर दिया गया, तो और तो परिष्कृत हो गई है और ज़्यादा उपयोगी आपके लिए हो गई है। तो प्राचीन में मैं कहूँगा कि कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें ठीक ठाक मैटर ऐड किया गया है और बहुत ज़रूरी बातें उसके अंदर डाली गई हैं। मध्यकालीन भारत में जो बातें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं वो उतनी ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही आप आधुनिक भारत में देखेंगे तो मराठों के बारे में आपको शुरुआत में कुछ एक लाइन ज़्यादा थोड़ी सी ऐड की हुई मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने देखे 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए हुए थे, तो लगभग आधा एक पेज का मैटर इन्होंने मराठों में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ऐसे ही आप गांधी जी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो गांधी जी के दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ऐड कर दी है इन्होंने। फिर उसके बाद में गांधी जी से के जो कथन हैं वो उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार की कुछ चेंजेस आपको थ्रू आउट इस बुक के अंदर देखेंगे, जिसमें आपको प्राचीन में सबसे ज़्यादा, फिर थोड़े से आधुनिक में और मध्यकाल में सबसे कम चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं किताब है कैसी। इसके लिए मैंने पूर्व में भी मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ। जैसे यूपी में टीजीटी के विद्यार्थी हैं, वो अलग अलग कालखंड की किताब पढ़ने की बजाय और अलग अलग कालखंड की यदि आप बड़ी किताबें नहीं पढ़ते हैं, सामान्य किताबें पढ़ते हैं, तो उनमें इतना ही मैटर रहता है जितना कि इस किताब के अंदर तीनों कालखंडों को मिलाकर दिया गया है। तो ये किताब आप यूपी टीजीटी के लिए निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, यूपी पीजीटी के लिए भी पढ़ सकते हैं, राजस्थान में भी फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी इसको पढ़ सकते हैं।
तो इस प्रकार के जो भी एग्जाम्स हैं टीजीटी पीजीटी लेवल के, उनके लिए आप निश्चित रूप से इस किताब को पढ़ सकते हैं। या फिर कई बार नेट के लिए भी विद्यार्थी कम समय में पढ़ना चाहते हैं और बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, तो भी उसके लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं। तो भारतीय इतिहास के तीनों कालखंडों की जो भी उपयोगी सामग्री है उसको समेटे हुए ये किताब, और नीरज पांडे की ये किताब, पहले भी इसमें अच्छा मैटर था और इसमें कुछ 5-7% मैटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, तो ये नए जो लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ी और बेहतर हो गई है। ये था मेरा रिव्यू नीरज पांडे की भारतीय इतिहास नामक इस किताब का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को जरूर डाउनलोड करें, जहां से आप भारतीय इतिहास की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।